आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। गरीबों की तकालीफ और उनके मसाइब और मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करते रहे। वकील जब लॉकडाउन आज से 7-8 महीने पहले हुआ, जब पूरे मुल्क में, तमिलनाडु में, वानियम्बाड़ी में कोरोना अपने उरूज पर था, तो ऐसे वक्त में वकील उन लोगों की खिदमत करने का एजाज उसको हासिल है कि अगर किसी को भूख और प्यास की जरूरत पड़ती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लीडर आपके दरमियान में था। अगर मस्जिद इस्लामाबाद के फाजिल नायब मुतवल्ली साहब को मदद की जरूरत पड़ी तो वकील दौड़ता हुआ उनके पास गया। अगर किसी का कोरोना से डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, तो बिला लिहाज मजहब मिल्लत मजलिस के सदर ने यह नहीं देखा कि मरने वाले का मजहब क्या है, उसके आखिरी रसूमात उसके मजहब के तहत अदा किए जाएं। वकील ने उन मरने वालों की डेड बॉडी भी उनके अफराद खानदान को, उनके पसमानदगान में पहुंचाने का इंतजाम किया। और जब 5 साल पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा तो यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली। मजलिस के उम्मीदवार को करीब 11,000 वोट मिले और ADMK के कैंडिडेट हमारी बहन को, नीलोफर को 20,000 वोट से उनकी मेजॉरिटी से उनको कामयाबी मिली। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन का यह झूठा प्रोपेगेंडा कि 5 साल पहले भी वकील लड़े थे तो ADMK जीत गई थी, मैं उनको बता रहा हूं कि आप आंख के अंधे हो सकते हैं, आपके सर में दिमाग कमजोर होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सोचने समझने की तमीज हम में है। इसीलिए मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि मजलिस की मुखालिफत करना है तो खुलकर करो, डर कर मत करो, गुलामी में मजलिस की मुखालिफत मत करो। हां, अगर तुम किसी अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी चमचागिरी और उनकी खुशामद करने के लिए तुम मजलिस की मुखालिफत कर रहे हो, तो याद रखो मैं तुमको जवाब देता आया हूं और देता रहूंगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यकीनन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के उनके हौसले और बुलंद हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी, उस वक्त से इस मुल्क में एक मंसूबाबंद तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट भी किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट भी करवाया जा रहा है, और जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसको एंट्रेंस भी करवाया जा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत बनी, इस हुकूमत ने पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के मुस्लिम माइनॉरिटीज को उनसे सौतेला सलूक किया जाए, और इनकी पूरी कोशिश यही है कि भारत में जितने कमजोरियां और गलतियां होती हैं, वो गलतियां और कमजोरियां नरेंद्र मोदी के सरकार की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर होती हैं, तो वो उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाकर अपनी कमजोरियों को, अपनी बदनामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, वो भारत के संविधान को कमजोर नहीं बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसको नरेंद्र मोदी बहैसियत एग्जीक्यूटिव उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं, ये हुकूमत सिर्फ एक मजहब को प्रमोट कर रही है, जबकि हुकूमत का काम यह होता है कि वो किसी भी मजहब को प्रमोट ना करे। हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, मगर यह हुकूमत
एक मजहब को प्रमोट कर रही है और इसके प्रमोशन में सबसे ज्यादा काम अगर कोई सेल्समैन का कर रहा है तो उसका नाम भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सफ़े अव्वल में शामिल होगा। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर भारत की लोकसभा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को बनाया जा रहा है जिसमें ट्रिपल तलाक भी शामिल है। ट्रिपल तलाक का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह कानून बनाकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह बता रहे हैं कि अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरे मैरिजेस के एक्ट में कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट दोनों को सजा देती है, तो अगर किसी मुसलमान को सजा होती है तो 3 साल और किसी गैर मुस्लिम को सजा होती है तो 1 साल। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा उसमें गलती यह की कि ये कहते हैं कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का मुसलमान अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो शादी खत्म भी नहीं होती मगर उसको गिरफ्तार भी करना है। जुर्म होगा तो गिरफ्तार करना ना, मगर हमारे वजीर आजम माशाअल्लाह इतना जबरदस्त उनका आईक्यू और दिमाग है कि वो कहते हैं कि शादी तुम ट्रिपल तलाक भी बोलो तो शादी नहीं टूटेगी मगर तुमको जेल में जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का गलत फैसला था जिसका मैंने 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा पार्लियामेंट में मैंने इसकी मुखालिफत की और बीजेपी से उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर औरतों के हिफाजत के लिए कोई कानून बनना है, खवातीन के लिए, वुमेन के लिए, तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आज हमारे देश में, हमारे कंट्री में 3.2 मिलियन ऐसी मैरिड वुमेन है, शादीशुदा है मगर अपने शौहर के साथ नहीं है। शादीशुदा है जिसमें हमारी गुजरात की एक भाभी भी शामिल है। उनको भी इंसाफ मिलना है, सबको इंसाफ मिलना, मगर उस पर कानून नहीं बनाएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी जब ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था, मैंने पार्लियामेंट में वोटिंग की डिवीजन का मुतालबा किया। जाकर आप रिकॉर्ड देख लो। आज ये डीएमके कांग्रेस के लोग असदुद्दीन ओवैसी को और टीटी दिनाकरन के अलायंस को कहते हैं बी टीम है। आपने क्यों वोट नहीं दिया? क्यों वोट नहीं दिया आपने? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया। अमित शाह जुलाई 2019 में कानून लाए और उसको इतना बदतरीन और गलत तरीके से बना दिया। आपको मालूम उस कानून की तायीद कौन कर रहा था? मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, मेरी स्पीच है सुनो आप, चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम जो एमपी हैं तमिलनाडु के, उनके सामने कहा कि 2008 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मैंने अपोज किया था। जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे मैंने यूपीए के साथ होते हुए मैंने उस बिल की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा, 2019 में जब अमित शाह उसके अमेंडमेंट लाए उस वक्त भी कहा यह कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान पर, दलित पर, आदिवासी पर और उन इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो एंटी गवर्नमेंट होंगे। और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कांग्रेस के लीडरों को जेल में डाला जाए, वो कम से कम 5-5, 6-6 साल, 7 साल जेल में रहकर निकलेंगे तो तब उनको दलित, आदिवासी और मुसलमानों की तकलीफ समझ में आएंगी। तो कांग्रेस के पूरे एमपी खड़े हो गए, कार्तिक चिदम्बरम भी खड़े हो गए। मैंने कहा तकलीफ हुई ना अब तुमको तकलीफ हुई ना अब? बोले तुम्हारा जिक्र किए तो तुमको तकलीफ हुई। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए बिल का सपोर्ट किया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया, वोटिंग का, तो क्या डीएमके ने वोट दिया? कांग्रेस तो आज डीएमके के साथ भाई भाई बन के फिर रहे, मोदी का साथ दिए।
और डीएमके जब मैं वोटिंग किया, वोटिंग का डिवीजन का मुतालबा किया, तो डीएमके वॉकआउट कर गए। मैं पूछा डीएमके के लोगों को, अरे वोट डालो ना। वो नो नो नो, इनफ इनफ, हम जा रहे, वी आर गोइंग। मतलब क्यों जा रहे? ठहर के रजिस्टर कराओ। नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर। 300 बीजेपी के एमपी, डीएम तमिलनाडु के 38 एमपीज थे, मैंने डिवीजन किया, बोला वोटिंग करो, डीएमके चले गए, कांग्रेस पार्टी चले गई। आपको मालूम, मैं जब वोटिंग का मुतालबा डिमांड किया तो मेरे को खाली 6 वोट मिले, 6 वोट मिले मेरे को। डीएमके वोट नहीं दिए, कांग्रेस वोट नहीं दिए, और आकर बोलते हम CAA को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मेरे से पूछते हैं, आप क्यों अलायंस नहीं करें इन लोगों से, आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपको आज बोल रहा हूं, मैं पहले भी जिक्र किया था, और इसके गवाह वकील हैं, इसके गवाह हमारे मजलिस के मसूद हैं। यही डीएमके के इनके डॉक्टर मस्तान हैदराबाद को मेरे पास आए, बोले मैं आ रहा हूं। मैं बोला मुझे जाना है, बोले नहीं आना है। आए मेरे घर को, मेरे घर को आए, मेहमान थे। मुझे तकलीफ हो रही है बोलते वक्त, मगर लोग सवाल कर रहे हैं तो बता रहा हूं। मुझसे बैठकर कहा था कि एक सीट आपको देते हैं, वानियमबाड़ी की देंगे, बोले थे ना वकील, आप हमारे माइनॉरिटी कन्वेंशन में आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरा यूपी में प्रोग्राम है। बोले नहीं, हमारे लीडर बोल रहे आप आना, उनके बाजू बैठना, यू मस्ट कम एंड यू मस्ट सिट बिसाइड आवर लीडर। मैं बोला भाई आप अचानक आ गए मेरे घर को, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर आप मेरा प्रोग्राम कैंसिल करो। बारा जिद करके, बड़ा जिद करे, प्रोग्राम कैंसिल कराए, वीडियो निकाले, चेन्नई पहुंचे, 2 घंटे के अंदर बोल दिए कौन ओवैसी, वी डोंट नो हिम, हम उनको बोले ही नहीं। तो मेरे घर में क्या चाय पीने आए थे? ये एम्पायर होटल है क्या मेरा घर? मील्स खाने को आए थे या मौसम की बात करने आए थे? हैदराबाद तमिलनाडु में कितना अच्छा मौसम था, क्यों आए थे मेरे घर को? फिर आप भाग गए ना, मैं नहीं भागा, मेरी बेइज्जती आपने की। और आप ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे डीएमके की तरह का कोई मुसलमान लीडर हूं जो तुम्हारे फेंके हुए हड्डियों पर जिंदा हूं। नहीं, याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जिंदगी भर लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदगी भर लड़ेंगे इलेक्शन, लड़ना ही तो हमको आता है ना, सीना दिखाना हमको आता है, पीठ दिखाना हमारी फितरत में नहीं है। जीत हार तो अल्लाह देने वाला है, तुम क्या दोगे? जीतोगे अल्लाह देगा, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है। ये काम इनका था। अब बोल रहे बी टीम बी टीम बी टीम, क्योंकि आपके पास क्या सर्टिफिकेट की दुकान है, आपके साथ गए तो आपकी टीम में, नहीं तो बी टीम में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ रही है, मगर क्या फिरका परस्ती 2014 से बढ़ रही? क्या फिरका परस्ती पहले नहीं थी? क्या डीएम की अगर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं करती, अप्रैल 30, 2002 को डीएमके ने लोकसभा में गुजरात के फसादात का जो मोशन आया था उसमें डीएमके ने सपोर्ट किया। अगर जब डीएमके सपोर्ट विड्रॉ कर लेती अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से, तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे, नहीं बनते थे। अगर आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो डीएमके की वजह से हैं। अगर तुम उस वक्त विड्रॉ करते अपनी सपोर्ट को, आज तुम बड़ी हमदर्द दिखा रहे हो। जब तुमको मलाई मिल रही थी, मिनिस्ट्री मिल रही थी, तो तुम खामोश हो गए। क्यों तुम विड्रॉ नहीं किए जब ये तुम्हारा कमिटमेंट है सेकुलरिज्म का?
आप हम पर उंगलियां उठा रहे, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी पर तुम एक उंगली उठाओगे, मैं 10 उंगलियां तुम्हारी तरफ दिखाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से फिरका परस्ती बढ़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है ओवैसी कम्युनल है। अरे तुम्हारे से बड़ा कम्युनल कोई दुनिया में था ना, है ना रहेगा। बाबरी मस्जिद गई तुम्हारे दौर में। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद शहीद हुई जब नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। आज बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है। कमलनाथ बोलता है कि मैं सिल्वर ब्रिक्स भिजाऊंगा। प्रियंका गांधी बोलती है कि मैं वहां पर जाऊंगी। मेरी मस्जिद है ना, वो मेरी मस्जिद है ना, वहां चले गई। मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहते हैं। जैसा कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती यकीनन है, खत्म नहीं हुई। अगर फिरका परस्ती खत्म हो जाती, आज मस्जिद में था मैं, जुमे की नमाज, कौन सी मस्जिद? मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआं पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। ये सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है। यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है। यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये सेकुलर, कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना। तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता हो। क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने हैं। सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में, ये मेरा नहीं CSDS का डेटा है,
सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया। 31 से आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख को भुला रही हैं और एक मंसूबाबंद तरीके से तारीख को मस्ख करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की और जब जीबी पंत वजीर आला या मुख्यमंत्री थे उस जमाने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो कानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्जा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस जमाने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर। नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस जमाने में बगैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइप शुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ? जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मत शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डेमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डेमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहां पर मंदिर की जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहां नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहां दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। और मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो आज हम वही देख रहे हैं। और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनेरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए। और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरज खंड पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को। फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और फिर आज आप देख रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दिया कि 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दे रहे।
फिर क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स मिलादुन्नबी के छुट्टी खत्म की है? एक दस्तूरी ओहदे पर एक शख्स फायज है, उन्होंने फ्राइडे के दिन लंच ब्रेक कम कर दिए। आज NCLT बोल रहा है कि 22 तारीख के दिन आधे दिन छुट्टी दे रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क हर मजहब को मानता नहीं, खुदा को नहीं मानता। आप ये बीजेपी क्या कर रही है फिर? असद साहब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपनी सरकार होते हुए मनमर्जी कर रहे हैं। एक कानून में ऐसा कोई अख्तियार है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी मनमर्जी कर सकता है, कानून को तब्दील कर सकता है? ये अब चल रही है ना, अब चल रही है। नहीं, एज पर द लॉ की अगर हम बात करें, कानून में देखिए सच्चाई ये है कि जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, स्पीकर को करना चाहिए था, क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन होता है। मगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है ना, हर चीज में वही दिखना चाहते। फिर इनॉग्रेशन भी उन्होंने कर लिए, स्पीकर साहब नहीं थे, अब ये भी वही करने वाले हैं। तो हर चीज ऐसा हो रहा है कि एक डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव की वजह से हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कमजोर पड़ रही है। एक ड्राइवर्स का लॉ रिसेंटली अमित शाह ने इस तरह से लागू किया था। एक ड्राइवर ने आपसे गुफ्तगू भी की थी ऑन कॉल, तो आपने बताया था कि आपने आवाज उठाई। तो ये चीजें जब आवाज उठती हैं तो ये एक मिसाल तक क्यों नहीं पहुंचती उसी से? ऐसा है ना, अब तो आवाज उठाने वाले भी नहीं रह गए। तो चलिए, अब कम से कम आवाज तो उठ रही है, तनकीद तो हो रही है। और वो जो कानून पास किया गया था, फौजदारी के 3 नए कानून बनाए गए, उसमें जो एक्सीडेंट में जो लोग की मौत हो जाती उनको जुर्माना और सजा बढ़ा देना, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है ये, मगर इन्होंने कर दिया। बल्कि वो पूरे कानून का इतना गलत इस्तेमाल होगा, आप देखना मुसलमान दलितों पर, कि हर एक पर उस कानून को इस्तेमाल करके उनके सिविल लिबर्टीज को। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते, उस कानून को देख के बोलते ये रोलेट एक्ट है। सर, देश में आपको लगता है और भी मस्जिदें टारगेट है? ये आप क्या देख रहे फिर? ये काशी, मथुरा, सुनहरी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, ये टाइटल सूट के जजमेंट आने के बाद इन तमाम के हौसले बढ़ गए। हम फेथ की बुनियाद पर हम ये सवाल उठा सकते हैं। एमआईएम उम्मीदवार किशनगंज और हैदराबाद, औरंगाबाद छोड़कर दूसरे जगह भी? हाँ, अभी अब देखेंगे, टाइम है ना, अभी टाइम के बाद कुछ ही दिनों में MP इलेक्शन है, तैयारी गुलबर्गा कर्नाटक की? अभी तो अस्पताल के इफ्तिताह करने के लिए मैं आया हूँ। तो अच्छा है, यहाँ पे जितने बीमार लोग हैं उनका इलाज होगा। अब सियासी जो इलाज करना है वो भी बहुत वक्त है उसके लिए। जिसकी तारीफ करे थे जेडीएस आज बीजेपी के साथ अलायंस करे थे, वो 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप ऐसे। ये अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही? शिवसेना के बारे में क्यों सवाल नहीं करते आप लोग? आप लोगों देखिए, सेकुलर जरूर रही आप लोग, मगर एक आंख को बंद नहीं करना, दोनों आंख से देखना। अब शिवसेना क्या है? उद्धव ठाकरे को CM बनाने में मेरा और नासिर उस्ताद का तो हाथ नहीं है, ना अल्ताफ भाई का है। वही उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर ये बोले कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। सब बैठे हुए हैं, क्योंकि मंत्री का पोस्ट मिल गया उनको। आज भी उन्होंने बोल रहे वो बात को, हम तोड़े बोल के। पर इतने बहादुर नहीं है लोग, बुज़दिल हैं लोग। जब ये बोल रहे हैं तो उनको जब क्रिमिनल केस चल रहा था जाके बोलना था कोर्ट के सामने, हम तोड़े, हम कबूल करते जुर्म को। ये कहीं ना कहीं उनकी आवाज बिठाते हैं ना, आवाज को दबा देते हैं अगर कोई आवाज उठाता है तो। वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये चल रहा है। ये INDA भाजपा और बीजेपी को टक्कर दे सकेगा? INDA को? हाँ, INDA भाजपा और इसको बीजेपी को टक्कर दे सकेगा? देखिए, ये भारत की आवाम को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब भारत की आवाम इस बात को महसूस कर लेगी कि मैजिक शो चल रहा है और मैजिक शो में ना नौकरी मिल रही, ना महंगाई कम हो रही, ना चीन हमारी जमीन छोड़ के जा रहा। मैजिक शो में मैजिशियन क्या कर रहे? वो ऐसा टोपी में से खरगोश निकाल रहे, खरगोश में से एक फूल निकाल रहे, फूल में से एक फुलझड़ी निकाल रहे। पब्लिक उसी में खुश है। तो एक ना एक दिन ये मैजिक शो खत्म होता। स्कूल में मैजिक शो देखे ना आप लोग, मैजिक शो खत्म हुआ था, उसके बाद क्या होता? सब जने क्लासरूम चले आते।
तो अभी मैजिक शो चल रहा। अच्छा साहब, चलते चलते मियाँ भाई के लिए कुछ मैसेज अपने मियाँ भाइयों के लिए? नहीं भाई, आप लोग मस्जिदों को आबाद रखिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह मुसलमानों से कह रहा है कि जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपनी मस्जिदों को आबाद रखें और किसी से नहीं डरना, मस्जिद को आबाद रखिए, आपका बहुत सा बड़ा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह।